हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं काव्य प्रयोजन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रयोजन का मतलब होता है लाभ। ठीक है, तो काव्य लिखने से कवि को या रचनाकार को या पाठकों को क्या लाभ होता है, यही काव्य प्रयोजन है। तो मुख्य रूप से काव्य प्रयोजनों को हम दो प्रकार में विभाजित कर देते हैं। एक होता है संस्कृत या भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, और एक होता है पाश्चात्य जो रचनाकार हैं उनके द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन। इस प्रकार दो भागों में काव्य प्रयोजनों का विश्लेषण हम करते हैं। और उसके बाद हिंदी रचनाकारों के द्वारा किया गया विश्लेषण भी करते हैं, लेकिन इस पर संस्कृत के आचार्यों का बहुत ही अधिक प्रभाव है। तो हिंदी के काव्य प्रयोजनों में या संस्कृत भाषा में दिए गए काव्य प्रयोजनों में कोई उतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक है काव्य प्रयोजन का। जो एक सब टॉपिक है वह है संस्कृत के आचार्यों के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन। तो इसमें हम पहला पॉइंट जो है वह इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, काव्य प्रयोजन क्या होता है। ठीक है, वो तो हुआ प्रस्तावना। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो प्रमुख विश्लेषणकार हैं या जो प्रमुख कवि लोग हैं या प्रमुख आचार्य हैं उनके द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन, तो सभी का इसमें समेट के दूसरे पॉइंट में लिख लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट में, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हम आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन थोड़ा विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। अब आप कहेंगे कि केवल मम्मटाचार्य के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन ही क्यों इतना डिटेल में लिखें, ये आपका प्रश्न हो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, आप भले ही उसे 3 पॉइंट्स में लिखें या 6 पॉइंट बना के लिखें, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके अनुसार एक स्ट्रक्चर आपको याद रख के चलना चाहिए। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स में आप लिखेंगे वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब इस सब हेडिंग का और जो 3 हम सब टॉपिक रखेंगे, तो फिर उस सब टॉपिक के भी फिर उसमें भी सब पॉइंट्स विभाजन कर देंगे उसमें भी। ठीक है, अब मम्मटाचार्य के द्वारा बताया गया जो काव्य प्रयोजन है उसमें 6-7 पॉइंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम विश्लेषण करते जाएंगे। तो प्रस्तावना में कोई पॉइंट्स देने की आवश्यकता नहीं है फर्स्ट टॉपिक में। फिर सेकंड टॉपिक हमारा अन्य प्रमुख रचनाकार, फिर थर्ड टॉपिक मम्मटाचार्य। ठीक है, ऐसे हम विभाजित कर लेंगे। तो हम प्रारंभ कर सकते हैं, इसका प्रारंभ हम कर सकते हैं कि जो काव्य प्रयोजन है, इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि जो काव्य प्रयोजन है उसमें क्या है कि चतुर्वर्ग पुरुषार्थ जो है उसका प्रयोजन होता है। मतलब 4 प्रकार के गुणों का लाभ हमको मिलता है। ठीक है, सबसे पहले धर्म। ठीक है, तो धर्म है क्या चीज़, वो समझ में आती है, क्या सही है क्या गलत है वो समझ में आता है। अर्थ, ठीक है, तो इस प्रकार से हमको 4 प्रकार के गुणों का बोध होता है काव्य के कारण। ठीक है, तो उन चारों गुणों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों गुण आपको याद रख के चलना है। इसको हम चतुर्वर्ग गुण भी कहते हैं। तो यह एक लाभ होता है काव्य के कारण। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो भरत मुनि के अनुसार, इंट्रोडक्शन में हम भरत मुनि का भी एक रेफरेंस दे सकते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य या काव्य जो है उससे धर्म, यश, आयु और कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी गुण और बुद्धि मिलती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक और बात जो अच्छी कही वो है कि आयु मतलब जो हम जीते हैं ना,
जीवन, तो उसमें भी वृद्धि होती है काव्य के कारण, ऐसा भरत मुनि का मानना है। क्योंकि इससे क्या है कि जो मानसिक स्थिरता काव्य के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसके कारण बहुत से जो भी स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक, तो और एक बात है कि जो भरत मुनि है उन्होंने माना है कि जो काव्य होता है उससे और क्या लाभ है, उसमें से प्रमुख रूप से इन्होंने माना है कि यह बुद्धि का वर्धक होता है। ठीक है, जो काव्य होता है वो बुद्धि में वह बुद्धि का वर्धक होता है, मतलब उसको और अच्छे से बढ़ाता है। ठीक है, वर्धक होता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, काव्य जो है बुद्धि को शक्ति प्रदान करता है। और लोकोपदेशक होता है। लोकोपदेशक का मतलब हुआ कि समाज को क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है, इसका उपदेश जो देता है उसको लोकोपदेशक कहते हैं। ठीक है, तो काव्य लोकोपदेशक भी है, यह समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस बात को समाज में बताता है। ठीक है, और अब यहाँ पर इनका जो भरत मुनि का रेफरेंस है वो दिया गया है। इस काव्य को आप यदि याद रख सकते हैं तो याद रख के लिख सकते हैं, नहीं तो खाली परिभाषा मतलब जो भरत मुनि ने कहा है उसको हम रफली लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी काव्य याद रखना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बामह का एक बार रेफर कर देंगे। तो अपने ग्रंथ काव्यालंकार में बामह का मानना है कि काव्य के कारण चतुर्वर्ग पुरुषार्थ की तो प्राप्ति होती ही है, उसके साथ साथ इन्होंने एक और बात नया जोड़ दिया कि इससे कवि को प्रीति और कीर्ति भी मिलती है। प्रीति मतलब सभी के प्रेम के कारण बन जाते हैं। ठीक है, सभी का जो प्रेम होता है वो प्राप्त करता है कवि, और कीर्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीर्ति का मतलब होता है अपने नाम को प्रसिद्ध करना। ठीक है, तो मतलब अपने लिए सम्मान पाना। ठीक है, तो यह भी प्रीति और कीर्ति, इसको बामा ने नया जोड़ा है। ठीक है, उससे पहले तक चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसा समझा जाता था। फिर उसके बाद भरत मुनि आए, उन्होंने कहा कि चतुर्वर्ग के साथ कवि काव्य से बुद्धि संवर्धक होता है, लोकोपदेशक होता है। ठीक है, और अन्य बातें भरत मुनि ने कही। ठीक है, तो फिर उसके बाद बामा ने आकर उसमें और दो बातें जोड़ दी कि यह कीर्ति और प्रीति भी प्रदान करता है। इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो और ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ही लिखेंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने से हम थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि क्या लिखें। ठीक है, वो भी एक बात है। और हाँ, फिर उसके बाद विश्वनाथ का एक दिया गया है। लेकिन जो भी हो, इंट्रोडक्शन में हम 3 से 4 लोगों का रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लोगों ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है, उतना यदि हम दे पाए तो वो ही बहुत है। फिर उसके बाद मम्मटाचार्य। अब मम्मटाचार्य का एक बार याद रख लीजिए कि ये थोड़ा हमको आंसर बड़ा करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा हमको कंटेंट मिलने वाला है। अब इससे पहले आपने जो भी देखा इसके पहले पैरास में, उसमें हमको कंटेंट बहुत कम मिला है और स्ट्रक्चर नहीं है उसका। ठीक है, किसी ने भी इस बात के ऊपर थोड़ा स्ट्रक्चर देने का प्रयास नहीं किया है कि काव्य प्रयोजन है क्या, लेकिन मम्मटाचार्य ने एक स्ट्रक्चर दिया है, तो इसलिए हमको यह याद रखने में भी बहुत सरल होगा और लिखने में भी सरल होगा, और इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मम्मटाचार्य जी हैं वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। तो मम्मटाचार्य जी का मानना है कि मम्मट ने काव्य प्रयोजन की सूची में कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजन को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत कर दिया। तो मम्मटाचार्य जी कहते हैं कि जो काव्य के लाभ हैं वह तो कवि को मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही जो काव्य को पढ़ता है उसको भी काव्य का लाभ मिलता है। ठीक है, तो उनके अनुसार
विशेष रूप से कवि को क्या होता है कि यश की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तीनों आपको याद रखना है पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में अन्य भी पढ़ेंगे। तो धन, यश, धन, व्यवहार ज्ञान, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक लाइन बनाकर, एक वाक्य बनाकर, कि यश आने से धन भी आता है और धन आने के बाद भी हमको व्यवहार ज्ञान से ही बात करना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो यश का मतलब होता है वही कीर्ति जिसको हमने कहा था, वैसे ही यश भी उसका थोड़ा समानांतर ही है। तो यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है। तो जो कविता का प्रयोजन कवि को यश दिलाना है, मनुष्य की यश पाने की इच्छा तीव्र होती है और काव्य सृजन के माध्यम से इस इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि को बहुत अच्छा नाम, प्रसिद्धि मिल जाती है काव्य के कारण। तो यह हुआ एक काव्य प्रयोजन, ठीक है। तो काव्य प्रयोजन में यह एक लाभ है। फिर उसके बाद आता है धन, ठीक है। तो धन भी मिलता है कवि को। वैसे हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत सारे कवि लोगों को यदि धन अच्छे से मिल जाता तो उनका जीवन बहुत अच्छे से चलता, लेकिन सभी को तो धन मिलता होगा, लेकिन उतना अधिक नहीं मिल पाया आधुनिक साहित्य के कवियों को। लेकिन फिर भी पुराने समय में बहुत सारा धन मिलता था कवियों को, ठीक है। तो ये मतलब इसका हम दोनों प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, तो ममताचारी के अनुसार कवि को काव्य के कारण धन भी मिलता है। तो कवि राजाश्रित प्राप्त कवि अपने आश्रयदाताओं से धन पाते हैं। तो जिन कवियों पर अपने राज्य के जो राजा लोग होते हैं उनका अच्छा मन होता है तो धन भी देते हैं। अभी वर्तमान समय में तो हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कवि लोगों को मतलब कोई सम्मान देते हैं तो धन भी देते हैं ना, ऐसा हम विश्लेषण कर सकते हैं पुराने समय का भी। लेकिन मतलब जीविका चलाने के लिए तो वो धन काफ़ी नहीं होता, ठीक है। तो केवल काव्य लिखकर ही कोई कवि जीवन चला रहा है तो उसमें उसको बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, पुराने समय में तो बिहारी, पद्माकर आदि ऐसे लोगों को काव्य के कारण बहुत धन मिला था, ठीक है। यह एक रेफरेंस है। फिर उसके बाद व्यवहार ज्ञान, मतलब कब क्या करना चाहिए, यह भी हमको काव्य से लाभ मिलता है। तो कवि कविता में जीवन अनुभवों का जो होता है वो लिखता है। तो इस प्रकार से यह जो लाभ है यह विशेष रूप से पाठकों को मिलता है, ठीक है। मतलब जो जीवन अनुभव है कवि जब काव्य में लिख देता है तो उसको जो पाठक पढ़ता है वो पहले ही समझ जाता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार ज्ञान की कविता में अमीर खुसरो प्रमुख हैं, ठीक है। तुलसीदास, कबीरदास ये प्रमुख लोग हैं। तो ये खुसरो को हम याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और कबीरदास को भी हम व्यवहार ज्ञान संबंधी काव्य में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी का यदि नाम याद नहीं रहता है तो आप खाली 3 या 4 लोगों का ही नाम रेफरेंस दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद शिवेतर क्षत्रिय। शिवेतर का मतलब होता है जो शुभ नहीं है उसको क्षत्रिय, मतलब उसका नाश करना, ठीक है। मतलब जो अशुभ है उसका नाश करना, अशुभ को दूर करना, यह भी काव्य का एक प्रयोजन है, ठीक है। तो जो कविता है वह जो होती है वह अशुभ का नाश करती है। मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं हो या जो घटनाएं अच्छी ना हो या जो घटनाएं अच्छी ना चल रही हो उसको काव्य समाप्त कर देता है, ऐसा मानना जाता है। क्योंकि काव्य के पठन से क्या होता है कि जो विचार अच्छे विचार होते हैं वह विकसित हो जाते हैं यदि काव्य अच्छा और कोमल लिखा गया हो तो यह भी एक प्रयोजन है। तो यह विश्वास बहुत पुराना है, ठीक है। तो इसी कारण से रामचरितमानस आदि जो पढ़े जाते हैं इस कारण से भी पढ़े जाते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शिवेतर
क्षत्रिय। फिर उसके बाद साध्यम पर निवृत्तिये। साध्यम पर निवृत्तिये मतलब तत्काल दुख का नाश। अगर आपको ये संस्कृत का ये जो वर्जन है, ये संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है, ये संस्कृत के शब्द हैं, ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आप यही याद कर लीजिए, हिंदी वर्जन है इसका, ठीक है। तत्काल दुख का नाश, सब हेडिंग भी आप इस प्रकार दे सकते हैं, तत्काल दुख का नाश, ठीक है। फिर डैश लगाकर उसका मीनिंग लिखिए ऐसे, ठीक है। तो साध्यम पर निवृत्तिये, हो सके तो ये लिखने का प्रयास कीजिए, संस्कृत वर्जन नहीं आ रहा है तो जो हिंदी में याद है वही लिखिए, ठीक है। फिर तो होता है तत्काल दुख का नाश। तो जो काव्य होता है वह तत्काल दुख का भी नाश करता है। यदि कवि ने अच्छा मतलब वीरतापूर्वक लिखा हो तो यह दुख का भी नाश कर देता है और आनंद प्रदान करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम हनुमान चालीसा को ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो हनुमान जी हैं वह हमारे समस्त दुखों का नाश कर देते हैं, या हमारा जो हम जब आगे चलते हैं तो कोई बाधा आती है तो वो उसको संकट मोचन होते हैं, मतलब संकटों का नाश कर देते हैं हनुमान जी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अर्थ बताने वाले वाक्य होते हैं काव्य में, उससे कोई आदमी कितना भी दुखी हो, कोई आदमी कितना भी दुख में हो, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो कहते हैं ना, तो मन जैसा होगा हम काम भी वैसा ही करेंगे। हम दुखी होंगे तो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से दुख का नाश करना एक प्रयोजन है काव्य का, ठीक। इसको थोड़ा बड़ा बना दिया गया है यहाँ पर, हम इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, ठीक। मेन पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है 6th पॉइंट बहुत, कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश का मतलब होता है जो मधुर भाषिणी स्त्री होती है, वह जब अपने जो प्रिय है उसको, या फिर अपने जो मित्र है उसको, या फिर अपने जो पतिदेव हैं उनको, ठीक है, तो इस प्रकार अपने प्रिय को भी हो सकता है। तो जब वह कोई सजेशन देती है तो उसको बहुत अच्छी तरह से सुना जाता है, जब वह मीठे स्वर में, कोमल स्वर में, अच्छे से, शांति से, ठीक है। तो इस प्रकार कोमलता से जब वो बात करती है तो उसको कोई उसका प्रिय भी होगा तो सुन लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार काव्य में भी यह गुण पाया जाता है कि जो काव्य होता है, जो बुद्धिमान कवि होता है, वह काव्य को इस प्रकार लिखता है कि पढ़ने वाला उसमें कही गई बात को समझकर उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करता है, तो उस उपदेश का पालन करने लगता है जो काव्य में कहा गया है। तो काव्य के प्रयोजन में यह भी एक है कि यह कांता सम्मित उपदेश के समान होता है, ठीक है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं। मतलब काव्य में यह गुण होना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है पाठक उसको अच्छे से बात को समझाने होना चाहिए। साथ ही यह भी एक प्रयोजन है कि जो पाठक इस प्रकार के काव्य को पढ़ता है उसको काव्य जो है कांता सम्मित उपदेश के समान लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार 6 पॉइंट्स हमारे हो गए। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। यश, धन और व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। फिर उसके बाद होता है शिवेतर क्षत्रिय साध्यम पर निवृत्तिये, ठीक है। साध्यम पर निवृत्तिये का मतलब होता है तत्काल दुख का नाश और आनंद की प्राप्ति, और कांता सम्मित उपदेश, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जो आपका बुक्स है उसको भी देखना है, क्योंकि लेक्चर अलग होता है, बुक्स में पढ़ा गया जो होता है मैटर, कंटेंट जो आपका कंटेंट बुक में होता है उसका आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो होता है, आप थोड़ा आगे चलकर थोड़ा रेफरेंस देने में आपको बहुत ही सरलता होती है, ठीक है। तो लेक्चर से क्या लाभ है? तो लेक्चर से आपको ये लाभ होता है कि बात है क्या वो आपको बेसिक्स समझ में आ जाती है, ठीक है। और बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आपको
रेफरेंस देने में बहुत ही आपकी सहायता करेगी। ठीक है, तो कभी भी बुक्स और लेक्चर दोनों समान नहीं हो सकते। ठीक है, बुक्स का जो इम्पोर्टेंस होता है वो अपना ही होता है। ठीक है, तो ये बात है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पाश्चात्य रचनाकारों के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन विश्लेषण करेंगे। तो आज हमने संस्कृत के आचार्यों का काव्य प्रयोजन विश्लेषण किया था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।